Hi everyone, I am Shubham Mankar, an electrical engineer. Welcome to my channel SciTech Affairs, the finest way of learning through real life examples. आज हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कह सकते हैं? तो वो क्वांटिटीज है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, थ्रस्ट, वेट, एटसेट्रा। ये वेक्टर क्वांटिटीज आखिर स्केलर क्वांटिटीज से अलग क्यों है? ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है उनमें जो इन्हें स्केलर क्वांटिटीज से अलग बनाती है? ये हम लोग अब आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और सीखने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनके बीच में आखिर फर्क क्या है। तो सपोज इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। अगर हम पहले रास्ते को फॉलो करते हैं तो हमें 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, दूसरे को फॉलो करते हैं तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, और तीसरे को अगर फॉलो करते हैं तो 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जो 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है और 14 किलोमीटर है, ये हमें तीनों रास्तों के अलग अलग डिस्टेंसेस बता रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बता रहे हैं, ये हमें डिस्टेंस बता रहे हैं। इसका मतलब जो डिस्टेंस होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। जिस रास्ते को हम लोग फॉलो करेंगे उसकी पूरी दूरी हमें गिननी पड़ेगी। वो हमें बताएगा और वो हमें देगा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। अब अगर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए किसी भी रास्ते से गए हो, कितना ही घूम फिर के गए हो, चाहे कितनी ही दूरी तय करके गए हो, मगर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या था, और सिर्फ इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक की जो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, उसी लाइन का मैग्नीट्यूड आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगा, चाहे डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना भी हो जाए। और यही स्ट्रेट लाइन हमें डायरेक्शन देगी डिस्प्लेसमेंट की। एक बार के लिए ये चीज पॉसिबल है कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम टू सेम हो, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर हो। मगर ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकती कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाए। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। सो इस केस में हमें यह पिंक लाइन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगी, और इसी पिंक लाइन के अलोंग हमें डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी मिलेगी। और इन केस अगर हमारे पास एक चौथा रास्ता होता जो कि इसी पिंक लाइन के अलोंग होता, तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिलता वो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बिल्कुल बराबर मिलता, जो कि होता 8 किलोमीटर। अब हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर तो मैं कहता हूं कि मेरे घर से शॉपिंग मॉल का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर और शॉपिंग मॉल से स्कूल तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। तो अगर मुझे घर से स्कूल तक पहुंचना है तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है? घर से लेके शॉपिंग मॉल तक 10 किलोमीटर और शॉपिंग मॉल से स्कूल तक 5 किलोमीटर, पूरा मिला के कितना हुआ? 15 किलोमीटर। इसका मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो होगा 15 किलोमीटर। तो अगर मुझे घर जो कि मेरा इनिशियल पॉइंट है और स्कूल जो कि मेरा फाइनल पॉइंट है, इनके बीच का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा? घर से लेकर स्कूल तक एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचूंगा जो मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड देगी, और इसी लाइन के अलोंग मुझे क्या मिलेगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मिलेगी घर से लेके स्कूल तक की। तो हमें इस एग्जाम्पल की मैथमेटिकल फिगर कुछ इस तरह मिलेगी। So in this case, if we want to find out the magnitude of displacement, so we can find out it with the triangle law of vector addition, और इस लॉ के बारे में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे।
अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों बिल्कुल सेम हो, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सोचो। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट अनदर वेक्टर क्वांटिटी दैट इज फोर्स। सपोज एक फुटबॉल है जिसके ऊपर एक ही डायरेक्शन से 10 न्यूटन और 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स उस फुटबॉल पे क्या लगेगा? वो लगेगा 17 न्यूटन का। मगर अगर उस फुटबॉल पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन से अगर फोर्स लगने लग जाए सेम मैग्नीट्यूड का, तो जैसे इस केस में 10 न्यूटन का फोर्स एक डायरेक्शन से लग रहा है और दूसरे भी डायरेक्शन से 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा फुटबॉल पे? वो लगेगा जीरो। तो फुटबॉल मूव ही नहीं हो पाएगा, एक ही जगह पर रह जाएगा। और अगर इस फुटबॉल पे किसी एक डायरेक्शन से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स अगर लगता, तो ये फुटबॉल उसी डायरेक्शन में मूव होता जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है। इस केस में एक डायरेक्शन से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरे डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। मैथमेटिकली हमें फिगर इस तरह से दिखाई देगी। रीअरेंज करने के बाद हमें कुछ इस तरह से ये फिगर मिलेगी। तो हम जो रिजल्टेंट फोर्स उस फुटबॉल पर लग रहा है इस केस में, वो कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे थ्रू triangle law of vector addition. So, why force is a vector quantity? Why force is a vector quantity? इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वेक्टर्स में क्या हो रहा है, अगर दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में अगर ऑपरेट हो रहे हैं, सपोज ये वेक्टर 1 है और ये वेक्टर 2 है, तो इनका क्या होगा? सेम डायरेक्शन में अगर ऑपरेट हो रहे हैं तो इनका होगा एडिशन। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर मिलेगा वो हमें मिलेगा वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2। और सपोज अगर ये वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं इस तरह से, ये वेक्टर 1 है और ये वेक्टर 2 है, तो इनका जो रिजल्टेंट हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? सपोज अगर वेक्टर 1 अगर वेक्टर 2 से बड़ा है तो इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा, और अगर वेक्टर 2 बड़ा है तो किस डायरेक्शन में मिलेगा? इस डायरेक्शन में अगर मिलेगा। तो इस केस में क्या है, वेक्टर 1 अगर पहले केस में अगर वेक्टर 1 बड़ा है, वेक्टर 1 इज ग्रेटर देन वेक्टर 2, तो इस डायरेक्शन में मिलेगा। और निकालेंगे कैसे हम लोग इसे? वेक्टर 1 प्लस माइनस वेक्टर 2, ये वेक्टर 2, ठीक है। और इस केस में सेकंड केस में क्या हो रहा है, वेक्टर 1 अगर छोटा है वेक्टर 2 से, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? वेक्टर 1, यहाँ पे भी सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म, यहाँ पे भी सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पे वेक्टर 2। मगर वेक्टर 2 यहाँ पे क्या है, बड़ा है, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा माइनस में। और माइनस में अगर रिजल्टेंट मिलेगा तो जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? वो लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि वेक्टर 2 क्या है, इस केस में बड़ा है। सो ये हुआ केस 1 और ये हुआ केस 2। और अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में नहीं होते या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते, और वेक्टर 1 इस लाइन के थ्रू जा रहा है और वेक्टर 2 इस साइड से जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इनका जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें अगर करना है और रिजल्टेंट फोर्स हमें अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मैथमेटिकल फिगर बनाएंगे और वेक्टर 1 जो कि इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था उसके साथ में वेक्टर 2 को ऐसे जोड़ देंगे, तो हमें जो रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलेगी वो हमें मिलेगी इस डायरेक्शन में। ये क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा।
ठीक है। और हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे थ्रू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात हो रही है तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज ये एक वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और वेक्टर बी है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो अगर मुझे इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए वाली लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करूंगा वेक्टर, और वेक्टर बी की लाइन को इसमें ये जो वेक्टर है जिस जगह पे खत्म हो रहा है उसके साथ में जोड़ दूंगा वेक्टर बी को इस तरीके से, और वेक्टर बी लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें मिलेगा वो इस लाइन के अलोंग हमें मिलेगा, इस लाइन के अलोंग हमें मिलेगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये एक नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है। और वेक्टर एडिशन नॉर्मल प्लस माइनस के ऑपरेशन से परफॉर्म नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें कुछ स्पेशल ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और उस स्पेशल ऑपरेशन के बारे में मैं आपको आगे की क्लास में बताने वाला हूँ कि इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को, वेक्टर एडिशन को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम लोग अप्लाइड फोर्सेस की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो हमें जो मैग्नीट्यूड मिलता है और डायरेक्शन मिलती है रिजल्टेंट फोर्सेस की, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। और ये चेंजेस हमें स्केलर क्वांटिटीज में नहीं दिखाई देते। इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ऑपरेशन जैसे ही थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अप्लाइड फोर्सेस की डायरेक्शन जैसे ही चेंज हो जाती है तो हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं हर बार। सो फाइनली वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हमें डिस्क्राइब करते वक्त मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर हम लोगों ने उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की तो कैलकुलेशन करते वक्त गड़बड़ हो जाएगी। सो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना मत भूलिएगा वेक्टर क्वांटिटीज का कैलकुलेशन करते वक्त। और मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो बता दिया, और आगे भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी, एक्सलरेशन, मोमेंटम, थ्रस्ट और वेट के बारे में भी पढ़ेंगे। और फोर्स को भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, इसे भी हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसिडर करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे कि ये लिटल मोर कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्केलर में क्या होता था? स्केलर में तो सिर्फ हमें सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने पड़ते थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। मगर जब बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की तो हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के बारे में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो वेक्टर्स को लेके या स्केलर्स को लेके तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।